हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ठीक है। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस। तो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं, फिर अपन वन बाय वन अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो चलिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, फोर ऑप्शंस गिवन है कि कौन सा इवेंट माइटोसिस के अंदर आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, नॉट ऑब्जर्व्ड कौन सा नहीं होता है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी कि क्या आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होकर आपको क्रोमेटिड्स के फॉर्म में नजर आते हैं। बिल्कुल नजर आते हैं। कौन सी स्टेज में? आपको प्रोफेज में आराम से आपके क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमेटिड्स बनाकर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन होकर के आपको नजर आती है। ठीक है, मेटाफेज के अंदर भी क्लियरली विजिबल होती है और प्रोफेज के अंदर भी क्लियरली क्या है, आपको विजिबल है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो गिवन है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू ऑपोजिट पोल। क्या सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे होते हैं। प्रोफेज से ही उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और मेटाफेज तक आते आते प्रोफेज से स्टार्ट हो जाती है और मेटाफेज तक फाइनली वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं ना। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमें ऑब्जर्व हो रहा है और दूसरा ऑप्शन भी हमें क्लियरली ऑब्जर्व होगा ना। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमेटिड्स जॉइंट। तो आपको सेंट्रोमियर के साथ में दो क्रोमेटिड्स ऐसे जॉइंट फॉर्म में अपीयर होती हैं। बिल्कुल होती है। ये क्रोमेटिड फर्स्ट, ये हो गई आपकी दो क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो दोनों क्रोमेटिड्स आपको अपीयर होती हैं। कहाँ पर जॉइंट रहती हैं? ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है आपका सेंट्रोमियर, वहाँ से अटैच रहती है। बिल्कुल ये ऐसा हमें दिखाई देता है ना, प्रोफेज में भी और मेटाफेज के अंदर भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्या क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस के अंदर होती है? बिल्कुल नहीं बेटा। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? हमारी मियोसिस के अंदर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? मियोसिस की पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होती है? आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। इसीलिए ये ऑप्शन आपको, ऐसा कुछ भी फिनोमेना आपको माइटोसिस के टाइम पर ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एज माइटोसिस बिगिंस ए कंडेंस्ड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू। जैसे माइटोसिस स्टार्ट होती है, आपका जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होकर के क्या कंसिस्ट करता है, यानी कि कंडेंसेशन के बाद उसमें आपको क्या ऑब्जर्व होता है ना, ये बताना है। सेंट्रोमियर दो, ये भी पूछा है कि उसमें आपको जो ऑब्जर्व होगा उसका नंबर कितना होगा? 2। ठीक है, तो आपको देखना है कि सैटेलाइट सेंट्रोमियर्स NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो 2 नंबर में आपको माइटोसिस के टाइम पर कंडेंसेशन के बाद में क्रोमोसोम में कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आती है, उनको आप क्या बोलते हैं जनरली? ये लो एक क्रोमोसोम। बार बार हमें क्रोमोसोम ही बनाना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए क्या नजर आ रही है? 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये क्या है आपका? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर।
जहां पर आपकी क्रोमेटिड्स क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये देखते हैं बेटा क्या होता है। ऑप्शन हमें मिल गया है कि हमें 2 क्रोमेटिड्स नजर आती है। ठीक है, बाकी ये सारे एक बार देख लेते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है आपका, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में, जैसे कि क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, इनके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर आपकी एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगी, जिसको आप बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए के अंदर बेटा रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है डीएनए की। ठीक है, जनरली इसके अंदर थायमीन बेस का जो नंबर है वो लेस होता है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए के अंदर। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, और जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं आप, सैटेलाइट डीएनए। ये कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के अंदर ही है, 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, तो यानी कि हमारे जब कंडेंसेशन होता है माइटोसिस के टाइम पर, तो कंडेंसेशन के टाइम पर आपको कितनी क्रोमेटिड्स नजर आती हैं, 2, और वो दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। जब क्रोमोसोम का क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमेटिड्स। और आपको ऐसे 2 क्रोमेटिड्स नजर आती हैं। एक बार ये देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बताते हैं। ये मान के चलो आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये सैटेलाइट डीएनए हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऐसे आपको क्रोमेटिड्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम का, तो ऐसे आपको क्या नजर आएंगी, क्रोमेटिड्स। ये हो गया आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आंसर हो गया हमारा इसका क्या, क्रोमेटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली डीएनए और प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है। इट इज़ विजिबल और फाउंड फ्रॉम, यानी कि कहाँ पर विजिबल होती है या फिर कहाँ से कहाँ तक, आपको कौन सी स्टेज में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है बेटा जनरली आपको कब मिला था, मियोसिस के टाइम पर ना, माइटोसिस के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा। मियोसिस के अंदर भी आपका प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की भी कुछ सब स्टेजेस थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, and the last one is dikinesis। तो लेप्टोटीन जो स्टेज है उसके अंदर क्या होता है आपका, जनरली क्रोमोसोम्स का यानी क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होकर के क्या बनना आपका, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे बाईवेलेंट कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, और उस जाइगोटीन के अंदर आपका क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बना दिया, ये क्या बना आपका, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज जनरली अ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, पैकेटिन स्टेज के अंदर इन होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होने लग जाती है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है,
डिप्लोटीन स्टेज के आते आते क्रोमोसोम्स रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? रिपल्शन होने लग जाता है, और रिपल्शन के बाद आपका जो साइनेप्टोनीम, रिपल्शन क्यों होने लग जाता है? क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बेटा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसोल्यूशन। डाइकाइनेसिस में फाइनली टर्मिनलाइजेशन हो जाता है आपका। डिसोल्यूशन के टाइम पर आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आएगी, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई है वहीं पर अटैच होते हैं, बाकी किसी भी जगह पर अटैच्ड नहीं रहते। तो आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसको आप क्यास्मेटा बोलेंगे। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नजर आती है आपको डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, यानी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, हो चुका है यहाँ से। तो अभी हमें सिर्फ इतना बताना है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी फेज में। जाइगोटीन टू पैकेटीन, लेप्टोटीन टू डिप्लोटीन। जाइगोटीन में बनना स्टार्ट हुआ था, पैकेटीन तक था। डिप्लोटीन में क्या होने लग गया था बेटा? डिसॉल्व होने लगा, डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज तक तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि मेटाफेज कब आती है? आपके डाइकाइनेसिस के बाद। डाइकाइनेसिस के बाद क्या आती है? आपकी मेटाफेज। और मेटाफेज तक तो कंप्लीटली क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। पैकेटीन टू डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर हमारा डिसोल्यूशन हो चुका है, किसका? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। इसीलिए आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट, क्योंकि कोई ना कोई पेयर में से एक ऑप्शन ऐसा गिवन है जिसके अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है या होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्लियरली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन मियोसिस सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड्स ड्यूरिंग। मियोसिस की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि सेंट्रोमियर जो है वो कौन सी स्टेज के टाइम पर आपके स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं, ये आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एनाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट की कुछ स्टेजेस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की एनाफेज दी हुई है, तो मियोसिस सेकंड में आपकी क्या हो चुकी है? एक सेल डिवाइड हो चुकी है, कितनी सेल में? 2 सेल में, ठीक है। और हर सेल में मान के चलो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज होती है बेटा, उसके अंदर ये देखो मेटाफेज, ये हम मान के चलते हैं मियोसिस फर्स्ट की कौन सी स्टेज है? मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आपके क्रोमोसोम्स आए थे, ठीक है। ये आपकी एस्टर रेज, ये स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ठीक है। ऐसे देखते हैं। अब देखिएगा मेटाफेज फर्स्ट है, तो मेटाफेज फर्स्ट के बाद आपकी क्या आएगी? एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही मूव कर जाता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये है एनाफेज फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं टीलोफेज फर्स्ट में। ये क्रोमोसोम आपका कहाँ पहुंच चुका है? पोल्स पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो गई है। लास्ट तक आते आते आपका ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसे विजिबल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से विजिबल हो जाएगी। देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद आपकी 2 सेल्स बन चुकी है। दोनों सेल्स के अंदर आपका क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, कहीं भी सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ है। ऐसा कुछ प्रोसीजर हुआ किसके अंदर? मियोसिस फर्स्ट के अंदर। इसके बाद क्या आएगी आपकी? मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में हम मान के चलते हैं हमारे पास 2 सेल्स बनी, दोनों सेल का डायरेक्ट हम मेटाफेज लेंगे। ये मेटाफेज पर आपका क्रोमोसोम आ चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ हम एक ड्रॉ कर रहे हैं।
2 सेंट्रियोल होते हैं बेटा, ठीक है। अब मेटाफेज सेकंड के अंदर ऑफ मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पर आ चुका है। इसके बाद एनाफेज के टाइम पर क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर है इसकी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपका क्रोमोसोम ऐसे मूव करता हुआ दिखाई, ठीक है। यानी कि ये क्रोमोसोम है ऐसे मूव कर रहा है, स्प्लिटिंग हो गई है क्रोमोसोम की, आपकी नंबर सेम है बट सेंट्रोमियर का क्या हो गया है, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई। अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग आपकी कहाँ हुई है, एनाफेज सेकंड में, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग का आपका आंसर हो गया एनाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। मेटाफेज में कहाँ पर आए थे आपके, मेटाफेजिक प्लेट इक्विटोरियल प्लेट पर आए हैं, वहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होगा, चाहे वो मियोसिस फर्स्ट हो चाहे वो मियोसिस सेकंड हो, डिवीजन एनाफेज के अंदर ही होगा, ठीक है। एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट तो हुए हैं लेकिन उनका सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड की प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर आपका कोई डिवीजन नहीं होता, उसके अंदर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड, यानी कि ये बात कर रहे हैं आपकी इंटरफेज की ना। इंटरफेज आपकी कुछ सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। इंटरफेज को एनर्जेटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेटिव फेज भी बोल सकते हैं, इनविजिबल फेज भी बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट, बिकॉज इट इज इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आपकी इनविजिबल है, ठीक है। इंटरफेस की कुछ सब स्टेजेस हैं, ये देखते हैं। ऐसे देखो, ये हो गई आपकी G1, S, G2 और ये M फेज हो गई ना। ऐसे स्टेजेस हैं आपकी किसकी, इंटरफेस की। अब इसने पूछा हुआ है गैप बिटवीन डिवीजन फेज, ये आपकी ग्रोथ फेज फर्स्ट हो गई, सिंथेसिस फेज, ये ग्रोथ फेज सेकंड हो गई, और ये हो गई आपकी माइटोटिक फेज, यानी डिवीजन फेज आ गई आपकी, ठीक है। G1S G2 इसमें डिवाइडेड है आपकी, ठीक है। अब इसने पूछा है गैप बिटवीन डिवीजन फेज, अब आपकी डिवीजन फेज कौन सी है, M फेज है, इसके बीच में एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर स्टार्ट होता है बेटा, S फेज में। हिस्टोन प्रोटीन भी किस में बनते हैं, S फेज में। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन भी कौन सी फेज में होता है, S फेज में। तो इस S फेज और आपकी जो G1 फेज है, सॉरी M फेज है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उस फेज को क्या बोलते हैं, वो फेज कौन सी है हमारी, G1 फेज, ठीक है। तो ये चार्ट जिसको ध्यान है वो इजीली कोई भी क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। G1 फेज के अंदर होता क्या है, ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होगा सेल के अंदर, अदर जो प्रोटीन्स है उनका नंबर इंक्रीज होगा, सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, इंक्रीज उसका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा, और प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज है तो सेल का साइज भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा जो M फेज है और S फेज है उन दोनों के बीच में कौन सी फेज आएगी आपकी, G1 फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आपका रीअपीयर होगा अलोंग विद द थिनिंग एंड इलोंगेशन इन क्रोमोसोम्स आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स फॉर द,
वापस से क्रोमोसोम थिन होते चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपको वापस से क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था। और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी रीअपियर होती हुई आपको विजिबल होगी, ठीक है। मियोसिस की बात करो चाहे माइटोसिस की बात करो, न्यूक्लियोलर रीजन और यानी न्यूक्लियोलस और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनवलप है, वो रीअपियर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फेज के ड्यूरिंग होता है? टीलोफेज के टाइम पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? टीलोफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ था? क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे। माइटोसिस की बात करेंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। मियोसिस की बात करेंगे तो फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, सेकंड में क्या होगा? आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस रीअपियर यहाँ पे नहीं होगा। मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर्ड रहती है, कहीं भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नजर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है इंटरफेज। इंटरफेज आपकी डिवाइडिंग फेज नहीं है, वहां पर सब कुछ एज इट इज है। डिवाइडिंग फेज के अंदर आपके डिसअपीयरेंस रीअपीयरेंस होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर आपको बेस्ट ऑब्जर्व कौन सी स्टेज में होती है? जनरली तो बाईवैलेंट आपको थोड़ा बहुत अच्छे से नजर आने लग जाते हैं ना प्रोफेज के अंदर, ठीक है। मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बाईवैलेंट्स आपको क्लियरली नजर आएंगे। ऐसे आपको क्रोमोसोम की कंप्लीट शेप नजर आएगी। ये क्या हो गया आपका? बाईवैलेंट पेयर को क्या बोलेंगे हम? बाईवैलेंट। और सिंगल को बोलेंगे डाइड। तो आपकी मेटाफेज स्टेज के अंदर क्लियरली नजर आता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमेटिड्स उसके अंदर बिल्कुल हाईली कंडेंस्ड हो चुकी है। हाईली कंडेंस्ड स्टेज है आपकी मेटाफेज। क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी की जा सकती है आपकी मेटाफेज प्लेट की स्टेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ए यूकैरियोटिक सेल? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज कौन सी स्टेज में होंगे? तो G1 S G2, यही 3 स्टेजेस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ सेल साइकिल के अंदर फॉर्म हो रहा था। G1 स्टेज के अंदर आपकी क्या है? सभी सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होगा। डीएनए रेप्लिकेशन को छोड़कर, हिस्टोन प्रोटीन्स को छोड़कर और आपके सेंट्रियोल्स को छोड़कर। सेंट्रियोल डीएनए डुप्लीकेशन, और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, ये सब कौन सी फेज में होती है? एस फेज के अंदर। जो अमाइनो एसिड है हिस्टोन प्रोटीन के लिए वो जनरली G1 फेज में बन जाते हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन आपकी कौन सी फेज में होगी? एस फेज के अंदर। तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड तो बन चुके थे, लेकिन अमाइनो एसिड आपका जो कंबाइन होकर के हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन एस फेज के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म। दोनों एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ में आपका कलेक्टिवली क्या बनाएंगे, ये देखना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अभी देखते हैं हम एस्टर क्या है। जनरली इन्होंने बोला है कि दोनों एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर, इसको कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे? यानी कि आपका ये सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा था। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी सेल डिवाइड करवा रही थी ना, क्रोमोसोम्स को स्प्लिट करवाया है। और दोनों एस्टर्स, दोनों को मिलाकर आपका जनरली बोला जाता है माइटोटिक एपेरेटस। अभी हमें ये क्लियर करना है कि आपकी जो एस्टर्स हैं वो क्या हैं। अगर एक सिंगल एस्टर की आप बात करेंगे
तो इट कंसिस्ट 2 सेंट्रियोल, या आप बोल सकते हैं 1 सेंट्रोसोम, अलोंग विद एस्ट्रल फाइबर्स या एस्ट्रल रीज। ये जो स्ट्रक्चर हम सेल डिवाइड करने के टाइम पर बना रहे थे, सेंट्रोसोम या 2 सेंट्रियोल, साथ में आपकी ये स्टार शेप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, जिनको आप क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारी दोनों पोल्स पर प्रेजेंट थी। इन दोनों को कंबाइन करना है, साथ में आपकी जो स्पिंडल फाइबर्स इनसे अराइज हो रही थी, उन सभी को कलेक्टिवली बोलते हैं हम माइटोटिक एपेरेटस। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि एस्टर हैं वो क्या है। एस्टर मीन्स 2 सेंट्रियोल बोल सकते हैं या फिर एक सेंट्रोसोम्स अलोंग विद एस्ट्रल रीज। एस्ट्रल रीज क्या है, आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, स्टार शेप स्ट्रक्चर हैं, जो डायरेक्टली क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, बट स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो क्रोमोसोम्स के साथ में क्या है, अटैच है। इनडायरेक्टली वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। ठीक है, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे कलेक्टिवली, माइटोटिक एपेरेटस। क्लियर है। सेंट्रोमियर आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन है जहां पर क्रोमेटिड्स आकर के अटैच होती हैं। एस्ट्रल फाइबर्स आपको समझ आ गया, स्टार शेप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। सेंट्रोसोम क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फेयर दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेंट्रोसोम बोल रहे हैं। तो आप बोल सकते हो इट इज ए कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा माइटोटिक एपेरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेसोगोलम करना है और करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करना है। पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं पैकेटिन स्टेज के अंदर। तो देखो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर दिया हुआ है आपका, जीन एक्सचेंज बोल दो या क्रॉसिंग ओवर बोल दो, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स हैं अपनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या करती हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं, क्रॉसिंग ओवर करती हैं। तो पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या हो गया आपका, जीन एक्सचेंज हो गया। जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या होगा, साइनेप्सिस फॉर्म होती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करने से जस्ट पहले क्या करते हैं, आपकी पेयरिंग। पेयरिंग को बोलते हैं आप जनरली साइनेप्सिस। और ये साइनेप्सिस कौन से स्टेज में होती है आपकी, जाइगोटिन स्टेज के अंदर। तो जाइगोटिन स्टेज के अंदर आपकी क्या हुई है, साइनेप्सिस। नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर अभी हमने देखा था कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि आपका जो क्रोमोसोम्स है वो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, डिसॉल्व, और आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आती है जिसको बोलते हैं क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा विजिबल कब हुई है आपको, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है आपका लेप्टोटिन स्टेज। ठीक है, लेप्टोटिन स्टेज के अंदर क्या है आपके, कंडेंसेशन होगा ना क्रोमोसोम का। ठीक है, लेप्टोटिन स्टेज के अंदर कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। इसमें ऑप्शन गिवन है आपकी बुके स्टेज। तो लेप्टोटिन स्टेज को ही बोलते हैं बुके स्टेज। क्यों बोलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि लेप्टोटिन स्टेज के अंदर आपका जो टीलोमियर्स हैं क्रोमोसोम के, मान के चलो ये आपका क्रोमोसोम है, ये टीलोमियर्स हैं। टीलोमियर आपका एंड पोर्शन है क्रोमोसोम का,
जहां पर रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है और उस रिपीटेटिव डीएनए के अंदर ग्वानिन बेस पेयर की अमाउंट या नंबर बोल सकते हैं, ग्वानिन बेस पेयर का नंबर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। उस ग्वानिन बेस पेयर की वजह से, यानी टेलोमेयर एंड का फंक्शन क्या है, कोई भी दो क्रोमोसोम्स के जो एंड्स है वो आपस में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि वो स्टिकी नहीं होंगे, नॉन स्टिकी रीजन होता है ये। इसी वजह से हम बोलते हैं क्या है, टेलोमेयर आपका नॉन स्टिकी रीजन है। ये सारे ऐसे आपकी एक बुके की फॉर्म में नजर आएंगे। ये है आपका वही टेलोमेयर ऐसे, ठीक है। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं क्या, बुके स्टेज। पैकेटीन हो गई आपकी जीन एक्सचेंज, जाइगोटीन के अंदर क्या है, साइनेप्सिस, और डिप्लोटीन के अंदर क्याजमेटा। लास्ट बच गया हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, क्याजमेटा का कंप्लीटली टर्मिनलाइजेशन होगा और क्रोमोसोम्स आपके सिर्फ और सिर्फ एंड्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है सभी को? तो आंसर देख लीजिए, ए मैच कर रहा है आपका किससे, फोर्थ से, बी मैच कर रहा है आपका किससे, फिफ्थ से, सी मैच कर रहा है सेकंड से, और डी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से, इज मैच किससे कर रहा है आपका, थर्ड से। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स, जो डाइकाइनेसिस स्टेज आती है किसकी है, डाइकाइनेसिस स्टेज प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी कुछ सब स्टेजेस हमने काफी बार देख ली है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस हमारी लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। इसके अंदर टर्मिनलाइजेशन हो चुका है किसका, क्याजमेटा का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिसअपियर्ड। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। फाइनली इट लीड्स टू, इसके बाद क्या आएगी आपकी, मेटाफेज स्टेज। क्रॉसिंग ओवर करके दिखाना है क्योंकि पैकेटीन स्टेज के अंदर क्या हो चुकी है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, यहां से आपको हटा देना है। चलो दोबारा बनाते हैं इसको। ये आपका एक क्रोमोसोम है, इसका एंड क्रॉस ओवर हो चुका है। को येलो से फिल कर देते हैं ताकि इसके दोनों, इसका ये एंड क्या हो चुका है आपका, क्रॉस ओवर। ठीक है, तो एंड से ये इनकी क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और ये आपकी मेटाफेज प्लेट पर आकर के अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी प्रोफेज फर्स्ट की जैसे ही डाइकाइनेसिस स्टेज जो है वो टर्मिनलाइज होगी, उसके तुरंत बाद आपका कौन सी स्टेज आएगी, मेटाफेज। यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस स्टेज लीड्स टू मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट के अंदर, मेटाफेज स्टेज के अंदर आपके सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ चुके हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ वन क्रोमेटिड इन, यानी कि हर एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड होगी। ऐसा आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? अभी ऐसा हमें डिफरेंस कहां पर मिला था, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड के अंदर ना। ऑप्शन आपको गिवन है एनाफेज फर्स्ट। अगर आप मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट देखते हैं, हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, मियोसिस फर्स्ट की अगर आपने एनाफेज फर्स्ट देखी
तो उस एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे बिना सेंट्रियोल के स्प्लिटिंग के, तो क्या 2 क्रोमेटिड्स होंगी या फिर 1 क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है। कितनी क्रोमेटिड्स हैं? 2 क्रोमेटिड। यानी कि एनाफेज जो फर्स्ट है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, उसके अंदर कोई भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो आपका क्या है, दोनों क्रोमोसोम्स की, हर एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड्स हैं? 2 क्रोमेटिड है। ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट है एनाफेज सेकंड। हाँ बिल्कुल, एनाफेज सेकंड के अंदर क्या हुआ था, ये 2 सेल्स मिली आपको, दोनों सेल में मान के चलो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके थे। अब की बार जो डिवीजन होगा उस डिवीजन के अंदर आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद आपको ऐसे एक सिंगल क्रोमेटिड नजर आएगी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की। तो यानी कि एनाफेज सेकंड के अंदर आपको हर एक क्रोमोसोम की 1 क्रोमेटिड देखने को मिलेगी। मेटाफेज प्लेट के अंदर तो हमेशा ही 2 क्रोमेटिड होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता। मेटाफेजिक प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज सेकंड, चाहे वो फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें, मेटाफेज के अंदर कोई भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट के बाद द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर जेनेटिकली सिमिलर। क्या 2 क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम की, वो सिमिलर होंगी? मियोसिस फर्स्ट में हमें क्लियरली पता है कि क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये देखो पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या हो चुकी थी, आपकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। अगर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो आपके क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिड है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है बेटा, एक्सचेंज हो चुका है ना। ये पूरा हमारा मान के चलो ऐसा क्रोमोसोम। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है। ये देखिए आपको साफ साफ नजर आ रही है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या जो क्रोमेटिड्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि जीन्स उसमें क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं। तो आंसर देखिएगा, द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। कैसी होंगी आपकी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिपिंग ऑफ क्याजमेटा टुवार्ड्स द एंड्स ऑफ बाइवेलेंट। बाइवेलेंट के जो एंड है वहां पर क्याजमेटा का स्लिप हो जाना, ठीक है। क्याजमेटा यानी क्या हो चुका है, वहां से डिसॉल्व हो चुका है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। कंप्लीटली डिसोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन। और टर्मिनलाइजेशन आपका कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, डाइकाइनेसिस। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन। आंसर हो गया हमारा टर्मिनलाइजेशन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज के सेशन का। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। अब जब भी हमने सेल को डिवाइड करवाया है तो ये देखो ये क्रोमोसोम्स बनाए हमेशा, और ये क्रोमोसोम का कौन सा रीजन है, सेंट्रोमियर, जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं। सेंट्रोमियर को जनरली आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ में आपकी क्या अटैच होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स कौन से रीजन से अटैच्ड हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से अटैच्ड है बेटा। तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।